हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्या देख रहे थे? जी जे सी आर टी बुक क्लास 6 का ना अध्याय फर्स्ट वाला है। हम लोग क्या देख चुके थे कि ताड़पत्रों से जो ताड़पत्र है उसमें बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ देख चुके थे नीचे में ना। और अतीत को जानने के लिए कई सारे माध्यम होते हैं। जो अतीत है ना उसको जानने के लिए कई सारे माध्यम होते हैं। ये पांडुलिपि का ये ताड़पत्रों का एक पांडुलिपि है। ताड़पत्रों में बनी एक पांडुलिपि है ना। अब हम लोग देखेंगे अतीत को जानने के लिए जो स्रोत है, इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है, उन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, ये साहित्यिक स्रोत हो गया, ये आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है। तो देखिए, जो धार्मिक साहित्य है ना, धार्मिक साहित्य है और गैर धार्मिक साहित्य। फर्स्ट में इधर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में हो गया आपका स्मारक, अभिलेख, सिक्के। ठीक है। अब बात करेंगे जो पांडुलिपि है तो ये क्या है। तो पांडुलिपि है तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पांडुलिपि क्या होता है, जो पुस्तक होता था ना, जिसे क्या कहते हैं, पांडुलिपि। यानी जो हाथ से लिखा गया पुस्तक होता था उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। तथा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको मेनू स्क्रिप्ट। मेनू स्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि कहा जाता है, जिसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। इस शब्द मेनू से लैटिन शब्द यानी लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। जो मेनू होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। क्योंकि पांडुलिपि कौन से बना होता था, कैसे बनाया जाता था, इसको सिल के बनाया जाता था ना। जो ताड़ का पत्ता होता था, भोज नाम की छाल होता था, उसको सिल करके बनाया जाता था। ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ क्या होते थे, प्रायः ताड़ के पत्ते या बोले ना, बात की ना, ताड़ के पत्ते या भोज नाम के पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी ना। ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भोज नामक पेड़ की छाल होता था, उस पर विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पांडुलिपि है क्या, ये हाथ से लिखा गया पुस्तक होता था। ये हाथ से लिखा गया पुस्तक होता था और जिसको पांडुलिपि तथा अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनो से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। और ये जो पांडुलिपियाँ होती थी, ये पांडुलिपियाँ क्या होती थी, प्रायः ताड़ के पत्ते या जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने सालों में कई सारे पांडुलिपियाँ तो नष्ट हो गए हैं, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ क्या है, आज भी सुरक्षित है ना। तो देखिए, जो ताड़ के पत्ते होते थे, यानी जो पांडुलिपियाँ होती थी, ताड़ के पत्ते बात करें या भुज नाम की छाल हो गया, तो इन सब चीज़ों में जब रखते थे लिख करके, तो बहुत सारा पांडुलिपियाँ नष्ट भी हो सकता था। क्योंकि उस टाइम पर क्या नहीं था, रखने की सुविधाएं उतनी नहीं थी। फिर कोई प्रिंटर मशीन, बड़े बड़े प्रिंटर मशीन थोड़ा ना थे, ना कोई बहुत अच्छे कॉपी किताब होते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, हवा, नमी, ताप आदि के कारण क्या हो गए थे, बहुत सारे नष्ट भी हो गए और बहुत सारे आज भी पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। ठीक है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। जो वेद है ना, भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ये जो पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखेंगे, जो वेद है ये भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। और महाभारत, महाकाव्य, उपनिषद, महाकाव्य की बात करें तो रामायण एवं महाभारत हो गया। और जो पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य है, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं क्या है, जो व्यवहार है, जो धार्मिक मान्यता है, जो व्यवहार है, राजाओं की जिंदगी हो गया, फिर औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। ठीक है। अलग अलग औषधियों के बारे में चर्चा मिलती है। बात करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी जैसे क्या है, गैर धार्मिक पुस्तकों से भी
भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। तो जो साहित्यिक स्रोत है उससे तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है उससे तो हमें मिलता ही है। फिर जो गैर धार्मिक स्रोत है यानी गैर धार्मिक पुस्तक है उन सब चीज़ों से भी हमें पता चलता है। जैसे बात करेंगे जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त के दरबार के जो प्रधानमंत्री थे, चाणक्य की रचना यानी चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक है, उसमें भी अतीत के बारे में यानी जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में हमें पता चलता है। और एक कवि की बात करें जो कश्मीरी कवि कलन है, राजतरंगिणी जैसी गैर धार्मिक पुस्तकों से भी हमें क्या मिलता है, इतिहास को समझने में आसानी होती है। ठीक, कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या लिखा है। तो कई जो विदेशी लेखक थे वे लोग भी क्या किया भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। ठीक है, अब बात करेंगे जो प्राचीन है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें अधिकांश क्या है जानकारी हमें पुरातत्व विभागों से चलता है। तो पुरातत्व जो विभाग होते हैं उससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन काल के जो अवशेष है, जो प्राचीन काल का जो अवशेष है उसके अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल का जो अवशेष होते थे उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, अगर देखेंगे जो यूनान के प्राचीन लेखक है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो यूनान के प्राचीन लेखक कौन थे, यूनान के जो प्राचीन लेखक कौन थे, तो हेरोडोटस, और इसको क्या कहा जाता है, यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बुक लिखा गया है, इसके द्वारा इसका बुक जो है हिस्टोरिका, क्या है, क्या नाम है, हिस्टोरिका। कौन सा नाम है, हिस्टोरिका। ठीक है, उनका पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका। हाँ, और ये कब का है, तो ये 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व की भारत पारस के जो भारत और फारस के संबंध का क्या क्या है वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्णन किया है, भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। अवशेषों में हमें क्या मिलती है, जो स्मारक हो गया, जो सिक्के हो गया, जो मिट्टी के बर्तन हो गया, जो पत्थर हो गया, जो धातु के औजार हो गया, फिर प्रतिकाएँ हो गया यानी जो प्रतिमाएँ हैं, तो अन्य प्रकार की जो चीज़ है इन सारी चीज़ शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए ये बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया, ये चांदी का सिक्का हो गया, प्राचीन नगर से ये पात्र है। और प्राचीन कालीन जो चांदी का प्राचीन कालीन जो चांदी का सिक्का है उसका चित्र दिया गया था तरह के। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग कितना 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व होता था। हाँ, अब हम लोग देखेंगे अशोक की उत्कीर्ण लेखकों को, यानी जो अशोक के उत्कीर्ण लेख हैं उसको सबसे प्राचीन माना जाता था। ठीक है, अशोक के उत्कीर्ण लेख हैं उसको सबसे प्राचीन माना जाता है। तो देखेंगे जो अशोक के अभिलेख हैं जो उसका उत्कीर्ण है तो कौन कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरामैक। ठीक है, 3 लिपि में है ना, ब्राह्मी, ख्रोष्टी और अरामैक, यानी क्या कहते हैं 3 लिपि में है ना, 3 लिपि में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अशोक के लिपि हैं, जो अशोक के अभिलेख हैं तो कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि और अरामैक लिपि। हाँ, ये अशोक के अभिलेख हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने पढ़ने में सफलता हासिल की। और अब हम लोग देखेंगे जो स्मारक है ना, स्मारक है इससे हमें विभिन्न युगों की क्या करता है, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब शिलाओं की बात करें तो जो बड़े बड़े शिलाएं होते थे, खंबा हो गया, पिलर हो गया, पत्थरों की दीवार हो गया, फिर मिट्टी तथा पत्थर के जो छोटे पलकों होते थे उस पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के क्या है, हम लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स है ना। अब हम लोग देखेंगे एपिग्राफी। एपिग्राफी है क्या, तो एपिग्राफी का मतलब क्या हो गया, जो उत्कीर्ण लेख है उसके जो उत्कीर्ण लिखा गया है ना उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। ठीक है, लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा का मुद्रा है, हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन इसे पढ़ने में अभी तक असफल है। जो सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं और प्राचीन समय में सोने, चांदी व तांबे के सिक्के का प्रचलन में थे। और देश में पहली देखिए जो देश में पहली बार जब लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद एवं
शासकों ने चलाए। ठीक है। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जो जानकारी का स्रोत है। पाली और प्राकृत अब हमारे देश में कम बोली जाती हैं। तो ये सारे क्या थी, हस्तलिपियां थी और ये प्राचीन भाषाएं थी। और लेकिन अभी जो पाली और प्राकृत है, ये सारी भाषाएं कम बोली जाती हैं। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में भी है। तो कई किताबें ऐसे भी जो संस्कृत और अरबी भाषा में भी पाए गए हैं। बात करेंगे जो दक्षिण भारत है ना, साउथ साउथ इंडिया, यहाँ पर क्या है, साउथ इंडिया तरफ में तमिल भाषा में भी क्या है, पुराना साहित्य मिलता है। तमिल भाषा में पुराना साहित्य मिलता है। ठीक है। अब देखेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और जिसे क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडु, जो दक्षिण भारत है ना, अरिकमेडु पुडुचेरी, अरिकमेडु बोले या पुडुचेरी नामक स्थल की खुदाई करने पर रोमन सिक्के भी मिले हैं। और जैसे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध है ना, जो व्यापारिक संबंध है उसका पता चलता है। ठीक है। इन सिक्कों से जो रोम है और जो दक्षिण भारत है, उन दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध था, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड, ठीक है, वर्तमान इसको क्या कहेंगे, झारखंड, लेकिन पहले क्या कहते थे, छोटा नागपुर। हाँ। और ये क्या था, पूरा घनघोर जंगल था। ठीक है। पूरा चारों तरफ जंगल था और ये जंगलों से घिरा था। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी ना, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, इस क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिला। यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छा था। ठीक है। इसके चलते क्या हुआ था, लाभ मिला। ठीक है। और गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर, जो गौड़ शासक शशांक है, गुप्त वंश का शासक और गौड़ शासक शशांक को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी भी राजवंश ने इस क्षेत्र में क्या किया, अधिक समय तक शासन नहीं किया। ठीक है। झारखंड के जो विभिन्न जिला है, इसमें पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हुए हैं। हजारीबाग जिले की इसको में एक शिलाखंड पर क्या है, समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई जो चित्रकारी का क्या है, नमूना है। ठीक है, नमूना है, यानी नमूना प्राप्त हुआ है। हाँ। कई स्थलों से क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, फलक मिला है, बेदनी मिला है, फिर खुरचनी, जो खुरचनी होता है ना, खुरचनी, बेदक, दक्षिणी आदि पत्थर निर्मित हथियार क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। इन सारी चीज प्राप्त हुए हैं कई सारे जिलों से। ठीक है, झारखंड में। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पे जो असुर जनजाति है को सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। तो छोटा नागपुर में झारखंड की बात करें तो असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। और यहाँ जो उसके समय की ईंटें पाई गई हैं, तो उसके बारे में देखेंगे कि ईंट कैसा होता था। तो ये 17 इंच लंबाई में होते थे। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 इंच का होता था। और इसकी मोटाई की जो मोटाई है ना, इस मोटाई की बात करें तो 3 इंच का, यानी एक ईंटा है, यानी एक ईंट है, इसका 17 इंच लंबाई है। इसका चौड़ाई की बात करें तो ये कितना हो गया आपका 10, फिर इसका मोटाई की बात करें तो 3 इंच का। ठीक है। इस प्रकार से इस यहाँ की ईंट का बनावट था, हम लोग इसके बारे में देख चुके। तो रांची, जो रांची है ना, झारखंड की राजधानी रांची, गजेटियर 1917 ईस्वी में असुरकालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष क्या है, प्रस्तुत किया गया है कि जो मुंडा, उराव आदि जातियों के आने से पहले एक भिन्न सभ्यता इस क्षेत्र पर क्या हुआ था, विकसित थी। ठीक है, इस क्षेत्र पर विकसित थी। और संभव यह है कि जो सभ्यता है असुर जनजाति की ही रही होगी। हाँ। झारखंड से होकर जो वर्तमान उड़ीसा है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। और इन मार्गों से सेना क्या करते थे, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। हाँ। तो झारखंड से होकर कौन कहाँ, यानी वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक अनेक रास्ते थे। और इन मार्गों से क्या करते थे, जो सेना व्यापारी होते थे, जो सेना हो गया, जो व्यापारी हो गया, ये लोग क्या करते थे, तीर्थ व्यापारी
क्या कहते हैं, व्यापारी और तीर्थ यात्री लोग क्या करते थे, इस रास्ते से होकर गुजरते थे। हाँ, ठीक है फ्रेंड, ये वाला वीडियो में यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।